हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सर कल हमने ठीक है मिस्टेक कंप्लीट किया। अब सर आई नो कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज के लेक्चर में क्लास अपन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। इज इट क्लियर? डोंट वरी, मैं आपको सब सॉर्ट कर दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इंटरप्रेट करना है और पॉइंट्स को कैसे कवर करना है। ऑलराइट, सो आज का अपना लेक्चर क्लास क्वेश्चन डिस्कशन पे और ओवरव्यू है एंटायर चैप्टर का। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। हम बात करें सर फ्री कंसेंट चैप्टर की। अब सर इस चैप्टर में पहले तो दो चीजें कवर है। नंबर वन, कंसेंट होना चाहिए। नंबर टू, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट होना चाहिए मतलब देयर शुड बी कंसेंसस एट एडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज बोथ द पार्टीज शुड अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम सेंस। ओके, ठीक है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लास सेम चीजें सेम सेंस में समझनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तो देयर इज एरर इन कंसेंसस एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इश्यू। ओके, दूसरा, कंसेंट फ्री होना चाहिए। सर कंसेंट फ्री होना चाहिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इन पांच में से एक भी चीज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन पांच में से एक भी चीज इन्वॉल्व है तो कंसेंट फ्री नहीं है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। ओके, उसमें पहले के चार केस में क्लास कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। मिस्टेक में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कई जगह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कई जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बिनिशो है एंड कई जगह ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ओके, तो ये हम चेक करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास, क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन कंसेंट व्हेन इज कंसेंट सेट टू बी फ्री। तो यहां पे आपको वो कंसेंट के बारे में लिखना है जो मैंने फर्स्ट चार्ट में कवर किया था एंड कंसेंट फ्री कब नहीं रहेगा वो, यानी फर्स्ट चार्ट जो हमने पूरा देखा था कंसेंट और फ्री कंसेंट का बेसिक्स, ये आपको यहां पे कवर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्लास सेक्शन 15। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर आप चार में से कोई भी एक्ट कर रहे हो, कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटन टू डिटेन पर्सन और प्रॉपर्टी, इन चारों में से कोई भी एक्ट करके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है सर, कोर्शन इन्वॉल्व है। ओके, इंग्लिश लॉ में कोर्शन को बोलते हैं ड्यूरेस। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोर्शन और ड्यूरेस में ये फर्क है सर कि ड्यूरेस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने ही करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही करना चाहिए, जबकि कोर्शन कोई भी कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है और किसी पे भी अप्लाई कर सकता है। ओके, जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखा क्लास कि ड्यूरेस में पॉइंट नंबर 3 और 4 कवर नहीं होता। देखो लिखा हुआ है, इट डज नॉट इंक्लूड डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेटन टू डिटेन प्रॉपर्टी, ये यहां पे कवर नहीं होता। एग्जांपल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। सर वैसे तो कोर्शन ऐसी एक्ट है कि आईपीसी फोर्स में होना चाहिए या आईपीसी के हिसाब से वो एक्ट गलत है, बट आप कोर्शन कहीं भी अप्लाई कर सकते हो भले ही वहां पे आईपीसी फोर्स में हो या ना हो। मतलब ऐसी कंट्री में जहां पे आईपीसी इंडियन पिनल कोड अप्लीकेबल नहीं है वहां भी क्वेश्चन हुआ तो इंडिया में आके आप अप्लाई कर सकते हो एंड कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट, हमने देखा कि सुसाइड करने की धमकी देना वैसे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बट क्योंकि इंडियन लॉ उसे मना करता है, उसे बार करता है, इसलिए थ्रेटन टू कमिट सुसाइड इज कोर्शन, इट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्सिक्वेंसेस हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, एटलीस्ट हमको 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं, 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। तो क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखो, यस सर, ठीक है। नंबर 2, क्वेश्चन के इफेक्ट्स लिखो, उसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा एंड उसमें आ जाएगा रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ये 4 पॉइंट होने के बाद क्वेश्चन से रिगार्डिंग तीनों पॉइंट और है वो भी लिख दो।
आपके 7 पॉइंट हो जाएंगे, बट वो चार्ट में मैंने जो लिखवाया था वो सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, a railway company refuses to deliver up certain goods to consignee except on payment of illegal charges. अब क्लास यहां पे इशू क्या है, यहां पे बच्चे इलीगल चार्जेस पे रुक जाते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि आपके गुड्स रेलवे के पास पड़े हुए, गुड्स डिटेन है, और डिटेनिंग प्रॉपर्टी भी किस में कवर होता है, क्वेश्चन में कवर होता है। आई होप इट इज क्लियर। द कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स, द लीगल पोर्शन ऑफ द कंसाइनी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि वहां पे वो अनलॉफुली डिटेन कर रहा है आपके गुड्स को और इलीगल चार्जेस पे करने बोल रहा है। तो आपने अगर इलीगल चार्जेस पे भी कर दिए क्लास, ऐसे केस में भी आप क्वेश्चन बोल के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो और वो जो चार्जेस पे किए थे वो वापस ले सकते हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट ले सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। चलो नाउ क्लास, नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मॉरल प्रेशर। इट मींस मॉरल प्रेशर मतलब यहां पे डराने धमकाने नहीं है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। सर क्या कोई भी राह चलता पर्सन मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है? नहीं। नंबर वन, दैट पार्टी शुड बी इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी, और अगर उसने उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लिया और आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर ऐसे पोर्शन में कब आता है? हमने देखा था 3 केसेस, इफ ही होल्ड्स अथॉरिटी ओवर यू, नंबर 2 अगर आपके बीच में फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, मतलब भरोसे का रिलेशनशिप है, एंड नंबर 3 पर्सन की मेंटल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ एज और इलनेस। ओके, यहाँ के एग्जांपल्स देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्रांजैक्शन विद पर्दानशीन वुमेन, हमने देखा क्लास पर्दानशीन वुमेन वो है जो इलिटरेट है, जिसने दुनियादारी देखी नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है सर? ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ आता है डिफेंडेंट पार्टी। ओके, अचानक से मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, पता नहीं क्यों, तो लेक्चर में कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, थोड़ा सा आवाज का इश्यू हो सकता है। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ हमने देख चुका था ना, इसमें और एक पॉइंट हमने देखा कि अगर अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है तो वहां पे भी हम प्रिज्यूम करते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। सर अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही खराब है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही खराब है उसे हम बोलते हैं अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। तो सर रूल क्या है? रूल इस अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? डिफेंडेंट पार्टी पे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर ये एग्जांपल क्यों याद रखना, अगर मार्केट स्ट्रिंजेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो वो अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज्यादा है क्लास कि आपको समझ रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, दैट विल बी अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस। ओके आगे बढ़ता हूं। नाउ फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर, देखो क्लास इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर बोल दिया, स्टूडेंट टीचर बोल दिया, मतलब आपको समझ रहा है कि यहां पे क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से ही हमको समझ जाता है क्लास कि बेसिकली इशू क्या है। ओके नाउ टीचर ने स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस किया और उसकी ब्रांड न्यू कार को लेस प्राइस में बेचने की बात कर लिया टू सिक्योर मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। क्लियरली समझ रहा है क्लास, दिस इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर आगे जाके उसे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना है, क्या वो कर सकते हैं? द आंसर इज यस। फिर हमने देखा फ्रॉड, सेक्शन 17 हमने बोला फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स 5 चीजें। नंबर 1 फॉल्स स्टेटमेंट, किसी को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। नंबर 2 एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझ के छुपाया वेयर देयर वाज ड्यूटी टू स्पीक। नंबर 3 प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, ठीक है, बट आपका परफॉर्म करने का इंटेंशन नहीं था। नंबर 4 एनी अदर एक्ट ऑफ डिसीट, मतलब इनको छोड़ के और कोई भी एक्ट जो एक पार्टी को डिसीव कर रही है वो इसमें कवर होता है। लास्ट पॉइंट फ्रॉड एज पर एनी अदर लॉ, तो अगर ये 5 में से कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व है
तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। इज इट क्लियर? एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कवर किए थे। फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट रूल देखा था कि मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड। इज इट क्लियर? बट फिर हमने उससे कुछ एक्सेप्शन देखे, कहा इवन साइलेंस विल अमाउंट टू बी फ्रॉड। ठीक है, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरमाई फिडाई, जहां आपके बीच में भरोसे का रिलेशनशिप है वहां आपने बोलना चाहिए। नंबर 2 ड्यूटी टू स्पीक, मतलब जहां पे कोई लॉ बोलता है कि आपने बोलना चाहिए वह आपने बोलना चाहिए। नंबर 3 वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। नंबर 4 लेटेंट डिफेक्ट, जो हम बाद में देखने वाले हैं। एंड नंबर 5 हाफ ट्रूथ में हमने देखा कि अगर आपने कुछ चीजें बताई और कुछ मटेरियल चीजें छुपाई तो हम मानेंगे वो भी फ्रॉड है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सर फ्रॉड में खास बात देखा था जो बाकी कहीं नहीं था, दैट इज यू कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। ओके, नाउ इससे वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। देखो, X bought shares in a company on the faith of prospectus which contains a untrue statement। मतलब उसने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर्स खरीदे कंपनी में जिसमें अनट्रू स्टेटमेंट थे। ना, कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्लास कौन इशू करता है? कंपनी इशू करता है। रूल इज प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी और उस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टर ने कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर। ओके, बट आगे बढ़ते हैं। एक्स हैज अनट्रू स्टेटमेंट क्या था कि जेड वाज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो यहां पे अनट्रू स्टेटमेंट क्या था कि जेड वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक्स हैड नेवर हर्ड अबाउट जेड, उसे जेड के बारे में सुना ही नहीं था। एंड द अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ जेड बीइंग अ डायरेक्टर वाज इमटेरियल। यहीं पे क्लास मैटर क्लोज हो गया। सर क्या यहाँ पे फ्रॉड है? क्या यहाँ पे एक्स शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था इस कंसेप्ट में कि फ्रॉड शुड रिलेट टू मटेरियल फैक्ट। आई रिपीट, फ्रॉड शुड रिलेट टू मटेरियल फैक्ट। सर क्या यहाँ पे फ्रॉड मटेरियल, क्या यहाँ पे वो स्टेटमेंट कि जेड डायरेक्टर है मटेरियल था? नहीं था, यानी वो फ्रॉड नहीं है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि वो फैक्ट मटेरियल नहीं था। वो ना तो जेड को जानता था ना उसको जेड से कोई लेना देना था। आई होप इट इज क्लियर। सो क्लास पॉइंट बहुत सिंपल है कि क्वेश्चन में ही आपको समझ जाएगा कि क्वेश्चन का कंसेंट क्या है। ओके, क्वेश्चन में ही समझ जाएगा कि क्वेश्चन किस एंगल में आपको लेके जा रहा है, उस एंगल में क्लास आपको सोचना है। ओके, तो क्लास एंड में ये कंसेप्ट पूछा गया है, क्या एक्स डैमेजेस क्लेम कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड? द आंसर इज नो। क्यों नहीं सर? क्योंकि यहां फ्रॉड है ही नहीं, बिकॉज यह इमटेरियल फैक्ट था, वो फैक्ट था जो मैटर नहीं करता, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी नहीं कर सकते और डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते। ओके, चलो कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन। सर यहां भी आपने जो बोला वो अनट्रू है, बट पर्सन मेकिंग इट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब आपने दी तो गलत इंफॉर्मेशन है, बट आपको खुद को लगता था कि वो सही है। इसे बोलते हैं क्लास मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पॉइंट इज भले ही आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया होगा, यस आप कॉन्ट्रैक्ट को तो अवॉइड कर सकते हैं, बट यहां पे डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 चीजें कवर होती है। नंबर 1 अनवारंटेड असर्शन, मतलब आपने कमेंट तो दिया, असर्शन तो दिया, स्टेटमेंट तो दिया, बट आपने वो कंफर्म नहीं किया था कि वो सही है या वो नहीं है। नंबर 2 ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो किया, कोई लॉ का फॉलो नहीं किया, बट आपका इंटेंशन टू डिसीव वहां पे नहीं था। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्लास बेसिक फर्क ही वही है, इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड में देयर इज इंटेंशन टू डिसीव, whereas misrepresentation में there is no intention to deceive। आगे बढ़ते हैं, इनोसेंट मिस्टेक। नेक्स्ट, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट यहां डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन नहीं है। ओके क्लास, चलो क्वेश्चन देखते हैं। वेंडर ऑफ अ पीस ऑफ लैंड
told a prospective purchaser that in his opinion, क्लास यहीं पे मैटर क्लोज हो गया। क्यों? याद रखना कि फ्रॉड हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, वहां जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। आई रिपीट, यहां गलत स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, यहां ओपिनियन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। क्यों? ओपिनियन वर्ड ही आपने यूज किया, मतलब आपने बोला कि मुझे लगता है कि तूने ये करना चाहिए, वो सही है कि गलत है ये मुझे पता नहीं है। आई रिपीट, द मोमेंट आपने ओपिनियन वर्ड यूज किया, मतलब आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने बोला मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है। याद रखना, ओपिनियन के बेसिस पे फ्रॉड भी नहीं होता और ओपिनियन के बेसिस पे मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता। तो इस केस में उसने ओपिनियन दिया कि लैंड कैन सपोर्ट 2000 हेड्स ऑफ शिप। ठीक है, मुझे लगता है कि लैंड 2000 हर्ट्स को शिप के आराम से सपोर्ट कर सकता है। बट ट्रूथ क्या था, फैक्ट क्या था कि लैंड कुड सपोर्ट ओनली 1500 शिप। तो क्या ये फ्रॉड है? द आंसर इज नो, ये फ्रॉड नहीं है, बिकॉज यहां उसने स्टेटमेंट नहीं दिया, यहां उसने क्या दिया? ओपिनियन दिया। देखो लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज ओनली अ ओपिनियन एंड नॉट अ रिप्रेजेंटेशन, हेंस कैन नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्लास। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सोहन इंड्यूस सूरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, हिंट दे रहा है कि या तो ये फ्रॉड पे क्वेश्चन होगा या मिस रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन होगा। चेक करते हैं आगे। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, सूरज कंप्लेन दैट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल। अब देखो क्लास, यहां पे क्या हुआ? यहां पे उसने झूठ बोला, ठीक है, कि फ्रॉड किया कि मोटरसाइकिल अच्छे कंडीशन में है, जबकि मोटरसाइकिल में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। ओके, आगे पढ़ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ओके, इनफैक्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग क्वेश्चन था। हम क्या करते क्लास, अलग क्वेश्चंस को ना एक्सीडेंट पॉइंट एपी टिक कर देते। एपी मतलब एक्सीडेंट पॉइंट, मतलब बाकी क्वेश्चन से थोड़ा ये अलग है, यहाँ पे अपने को और ध्यान देना पड़ेगा। सेम वेज मैं इसको भी टिक करता हूं एक्सीडेंट पॉइंट, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आगे क्या हुआ? सोहन ने प्रपोज किया कि भाई ठीक है मेरी गलती हुई, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, एंड प्रॉमिस किया कि 40% ऑफ द कॉस्ट मैं बियर करूंगा। ओके, द मोटर्स, ओके, the Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% cost of repairs. ठीक है, यहां फुल स्टॉप है। Now आगे, after few days the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to resign the contract. क्या वो कर सकता है? The answer is no. क्यों सर? देखो आराम से, उसने फ्रॉड किया सर, कंफर्म है। ठीक है, फ्रॉड में मैंने आपको दो ऑप्शन दिया था। नंबर वन, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है, यस सर, या पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है रेमिशन करके, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके। यहां क्लियरली दिख रहा है क्लास कि यहां रेमिशन हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ऐसे केस में माय पॉइंट इज, अगर आपने एक बार रेमिशन कर दिया कि 40% रिपेयर्स मैं पे करूंगा और सामने वाले पार्टी ने एग्री कर दिया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर गाड़ी खराब होती है, कुछ भी होता है, तो सोहन को कोई लेना देना नहीं है। क्यों क्लास? क्योंकि उन्होंने रेमिशन करके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखा है, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी, जहां सोहन ने एग्री कर दिया कि भाई जितना भी खर्चा आएगा मैं 40% पे करूंगा, एंड सूरज ने वो एग्री कर लिया। एक बार सूरज ने वो एग्री कर लिया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। देखो लिखा है, ये रॉन्ग आंसर है क्लास। आंसर रॉन्ग क्यों है? आप यहां पे लिखोगे, ठीक है, कि मैं लिख देता हूं, चलो क्लास। तो अब यू कैन सी मैंने लॉ में इसको आगे बढ़ा दिया है। हाउएवर इफ पार्टीज एग्रीड टू कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल बी वैलिड। और कंक्लूजन में भी क्लियरली मेंशन कर दिया कि contract will be valid as Suraj has agreed to continue contract by taking 40% of the cost from Suhan.
एक बार आपने रेमिशन कर दिया, एग्री कर लिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर दिया, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। चलो, फिर मिस्टेक हमने कल देखा था, हम सीधा जंप करते क्लास मिस्टेक के क्वेश्चंस पे। सी क्लास, आई रिपीट, मिस्टेक में क्लियरली आपको समझ जाएगा, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मिस्टेक में आपको क्वेश्चन से ही समझ जाएगा कि ये यूनिलैटरल मिस्टेक है क्लास, कि ये बायलैटरल मिस्टेक है, ठीक है। यूनिलैटरल मिस्टेक है कि बायलैटरल मिस्टेक है, क्वेश्चन से समझ जाएगा, और कौन सा एंगल है वो भी क्वेश्चन से समझ जाएगा। देखो, इसे क्वेश्चन नंबर 1, A sells a painting to B saying that it is original work of Picasso, okay, unknown to both the parties। ये देखो क्लास, इधर ही मैटर सॉल्व हो गया। unknown to both the parties मतलब bilateral mistake of fact है, ठीक है, bilateral mistake है। The original painting was stolen and it is a copy, मतलब क्लास पेंटिंग कॉपी थी, दोनों को पता नहीं था। आपको याद होगा ऐसे एग्जांपल्स हमने एंटिक्स के एग्जांपल हमने बायलैटरल मिस्टेक ऑफ क्वालिटी में देखा था। जब भी एंटिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे हम उसे देखेंगे कहां पे, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ क्वालिटी। और हमने क्या देखा था, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ क्वालिटी में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑफ एनी इश्यू। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, P offers to sell a painting to K which P knows is the copy of well-known masterpiece। मतलब P को पता है कि ये कॉपी है, ओके, K thinking that it is a painting in original। क्लास ध्यान देना कि यहां पे P को पता था कि ये कॉपी है, बट K को लगता था कि ये ओरिजिनल है। मतलब मिस्टेक में दो पार्टी है कि एक पार्टी है, एक पार्टी है। तो ये तो क्लियर हो गया, यूनाइटल मिस्टेक है, क्लियर एकदम, ठीक है। नाउ यूनाइटल मिस्टेक में नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, हमने कल देखा था। फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन है तो वॉइडेबल होगा। क्लास ये क्वेश्चन में कहीं भी हिंट नहीं दे रहा कि यहां फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, वरना क्वेश्चन में हिंट दे देगा कि उसने उसको इंड्यूस किया था, गलत इंफॉर्मेशन दी थी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ना तो ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई गलती है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या गलती है, कॉन्ट्रैक्ट तो वही थे ना तो हमने देखा कि आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज को लेके मिस्टेक है, तो वर्ल्ड डोमिनेशन वाला भी एंगल नहीं आएगा, तो सीधा फर्स्ट एंगल आएगा यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड हमने फर्स्ट एंगल में देखा था क्लास कि अगर यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। तो आप क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड बिकॉज ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वहां पे जो दिया है क्लास वो क्या है, गलत है। ओके, चलो मूविंग टू आई गेस लास्ट क्वेश्चन। M purchased a wristwatch from N, both believed, क्लास इधर देखो, both वर्ड दिया है मतलब क्लियर हो गया है कि ये बायलैटरल मिस्टेक है, ठीक है, that it was made of gold, दोनों को लगता था कि गोल्ड का बना है, hence M paid a very high price for that। Later it was found that wristwatch was not made so। क्लास याद रखना कि उनको लगता था कि गोल्ड का है जबकि गोल्ड का नहीं है, ये भी क्वालिटी में ही कवर होता है। दिस इज ऑल्सो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू क्वालिटी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, क्या उसने लॉ में ये दिया हुआ है, हाँ देखो क्वालिटी दिया हुआ है, ओके। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो है be as to bilateral mistake of fact as to quality। okay, now moving forward, सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में एक या दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे। ये सारे चार्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे बहुत हेल्पफुल चार्ट्स है क्विक रिवीजन के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, और हम क्या कर रहे हैं क्लास, कुछ केस लॉज देख रहे हैं, ओके। नाउ क्लास अगर हम केस लॉ में देखें, देखो केस नंबर 1 में आर अ हिंदू विडो was forced to adopt X under threat that her husband's corpse मतलब मरी हुई बॉडी would not be allowed to be removed for cremation मतलब कार्य अंतिम क्रिया के लिए,
अनलेस शी अडॉप्ट्स एक्स। कल देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हस्बैंड की बॉडी वाइफ की प्रॉपर्टी है, उसे क्रिमिशन के लिए लास्ट रिचुअल्स करने के लिए मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा और अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, अडॉप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती एंटर करवा रहे हो ये धमकी देके कि हम आपके हस्बैंड की बॉडी क्रिमेशन के लिए नहीं देंगे, मतलब यू आर डिटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ। तो ये कहां पे कवर होता है, कोर्शन में कवर होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। एग्जाम्पल नंबर 2 में यू कैन सी कि एजेंट प्रिंसिपल को बुक्स उसकी वापस नहीं कर रहा, ये बोल के कि कोई लाइबिलिटीज से रिगार्डिंग कोई इशू है। पॉइंट क्या है क्लास, यहाँ पे बुक्स किसकी प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, और एजेंट अगर डिटेन करके रख रहा है, अनलॉफुल डिटेन करके रख रहा है, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, कोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड केस में यू कैन सी कि सुसाइड करने की धमकी दिया है, एंड वी नो सुसाइड करने की धमकी दिया है तो दिस इज कोर्शन। चौथे केस में गुरु ने डिसाइपल को पूरी प्रॉपर्टी बेचने बोल दिया, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, मतलब ठीक है उसने बोला कि तुम्हें की मुक्ति मिलेगी, सैल्वेशन मिलेगा। एज द केस में भी आपको पता है कि यहां पे क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। पॉइंट नंबर 5 में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आई गेस क्लास ये सारे केस लॉस आप एक बार पढ़ लो खुद से, और जो पॉइंट नहीं समझता मुझे पूछो, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एक बार ये सारे केस लॉस पढ़ लेना, उसमें जो सेंटेंसेस वाले केस लॉस है, जैसे ये हो गया, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इश्यूज वाले केस लॉस है वो पढ़ लेना, बाकी सेंटेंसेस जो लिखे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोर ओवर ये सारे केस लॉस मैंने कवर किए हैं आपके लेक्चर में, फिर भी एक बार सारे पढ़ लेना। ये मैंने कवर नहीं किया बट ये एक बार पढ़ लेना, ओके ठीक है। सो वी आर डन विथ फ्री कंसेंट। कल हम लास्ट चैप्टर देखेंगे बेसिक्स का, बेसिक्स मतलब वो सेक्शन 10 वाला, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। उसके बाद स्पेशल केसेस देखेंगे सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ओके ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। एक बार आराम से लेक्चर देखो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो।